दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैरियत से होंगे। एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में कि एमए हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो उसकी क्या प्रोसीजर है, कहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं, कौन कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम आज के अपने गेस्ट से मिलवाते हैं और उनसे उनकी ज़बानी आप ये सारी डिटेल जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनामिका है और मैं जेएनयू में हिंदी लिटरेचर से रिसर्च कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जेएनयू के लिए एमए हिंदी लिटरेचर का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्वालिफ़ाई करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जेएनयू में हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई बीए में नहीं होती, डायरेक्ट एमए में ही होती है। तो ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप डायरेक्ट एमए में आने के लिए विदाउट सिलेबस आप कैसे तैयारी करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जेएनयू की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो बेसिकली एमए हिंदी लिटरेचर के लिए है, तो उसका सिलेबस आप डीयू का देख सकते हैं और बीएचयू का सिलेबस आप देख सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप देख सकते हैं। तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप पढ़कर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है। 2-3 किताबें ही इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली जो बुक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और दूसरी जो बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इनके राइटर हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। ये 2 बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और अभी आपको पता होगा कि जेएनयू में पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो रिटेन एग्ज़ाम होते थे, उसमें लिखना होता था। लेकिन अब क्या है कि पिछले साल से सवाल ऑब्जेक्टिव हो गए हैं और इस साल भी ऑब्जेक्टिव ही सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको बस याद करना है, आपके लिए रिटेन एग्ज़ाम नहीं है कि आपको लिखना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप याद करें सवालों को। तो ऑब्जेक्टिव सवाल है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एमए हिंदी लिटरेचर के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव के पीछे ही भाग रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही याद करने के लिए ज़्यादा अपने वो कारगर समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहली जो बुक मैंने आपको बताई वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास कोई वर्क नहीं है, घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और जेएनयू क्वालिफाई ईज़िली कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चों की ये भी समस्या है कि उनका बैकग्राउंड हिंदी नहीं रहा है, उन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं पढ़ा है, उनका कोई और सब्जेक्ट रहा है, जैसे कि वो हिस्ट्री से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं। तो उनके लिए भी मैं ये बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ना घबराएं। ये 2 बुक जो हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन के टाइम में हिंदी लिटरेचर पढ़ चुके हैं वो आपसे ज़्यादा बेहतर कर लेंगे और उनके नंबर आपसे ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपके पास अभी इनफ टाइम है। आप याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए, हर चीज़ को समझिए और इस एग्ज़ाम को सीरियसली तौर पर लेकर आप तैयारी कीजिए। तो मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगी कि और क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके अलावा। तो मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, छोटे छोटे टॉपिक ले रखे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आप इग्नू का स्टडी मटेरियल भी पढ़ सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा आप हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने आपको बताया। और एक और बुक है, काफ़ी मोटी है वो बुक, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों बुक इनफ है आपके लिए। तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। ये बुक भी आपको हेल्पफुल होगी। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पढ़ना है तो एक बुक है गोविंद पांडे की, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये बुक मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कोई किताबें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको दे देंगे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगी, जिससे आपको
थोड़ा पढ़ने में और मदद मिले कि पढ़ा कैसे जाए। अब इतनी मोटी मोटी बुक हैं जिनका ये स्ट्रीम नहीं रहा है हिंदी लिटरेचर, तो वो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो पहला तो है मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में हम क्या पढ़ें, बुक तो बहुत बड़ी है, अब सारे चीज़ को पढ़ें, कितने चीज़ को कवर करें, तो ये आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहला आता है काल विभाजन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा तो उसमें 4 काल आते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये चारों काल को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि हम जो पहला काल है आदिकाल, इसे शुरू कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको शुरू करने से पहले आप सबसे पहले पढ़िए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, क्योंकि हमें काल विभाजन के बारे में पता कैसे चलेगा जब तक हम जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, तो ये क्या है, काल विभाजन है, ठीक है। तो आपने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, तो आपको काल विभाजन के बारे में जानना है। तो काल विभाजन कौन कौन सा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये 4 काल हैं जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन है। अब हम आएंगे कि आदिकाल जो है, अब आदिकाल में हम क्या पढ़ें, ये जो पहला काल है इस पहले काल में हम क्या पढ़ें। तो आदिकाल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण। ये सवाल हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे जेएनयू में पिछले साल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कालों को लेकर हमेशा सवाल आते हैं। जेएनयू में भी पिछली बार आए हुए हैं, और अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में भी आप देख सकते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आदिकाल का नामकरण आप जानें कि आदिकाल जो है वो किन्होंने दिया, ये नाम किन्होंने दिया, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन वो हिंदी एमए हिंदी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। तो आपको ये जानना होगा कि आदिकाल नाम किन्होंने दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, आदिकाल हैं, वीरगाथा काल हैं, विजवपन काल हैं, सिद्ध सामंत काल हैं। तो ये सब जितने सारे नाम हैं, ये इनके मतलब इस नाम को देने वाले कौन हैं, ये नामकरण करने वाले कौन है, तो ये आपको जानना चाहिए। फिर इसमें आगे आता है आदिकाल की सामाजिक स्थिति। तो ये सामाजिक स्थिति आपको तभी पता चलेगा जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट पढ़ने के लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़ने से पहले आप विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक को पढ़ें, जो बहुत पतली सी बुक है, 100 पेजेस की वो बुक है, और वो बिल्कुल बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। वो आप पढ़ेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि आदिकाल का नामकरण के बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद उसकी सामाजिक स्थिति, जिसके लिए आपको मैंने बुक बताए हैं, वो बुक पढ़िए, आपको आदिकाल की सामाजिक स्थिति आपको पता चल जाएगी। उसके बाद इस काल में आते हैं सिद्ध कवि, जैन कवि, नाथ कवि, ये तीनों कवि आते हैं। आपने पढ़ा होगा वो बुक, तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसके बारे में आप जानें कि सिद्ध साहित्य मतलब सिद्ध साहित्य के कवि कौन है, नाथ साहित्य क्या है, जैन साहित्य क्या है, तो ये तीनों को आपको पढ़ना होगा। और आगे मैं आपको बताने वाली हूँ भक्तिकाल। आदिकाल के बाद दूसरा जो काल है वो है भक्तिकाल, ठीक है। भक्तिकाल में क्या क्या है, भक्तिकाल में हम क्या पढ़ेंगे। अब जैसे हमने आदिकाल में पढ़ा आदिकाल का नामकरण, तो भक्तिकाल में भक्तिकाल का नामकरण ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्तिकाल जो नाम दे दिया गया है वो इनफ है। आदिकाल के नाम में ही बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भक्तिकाल में ऐसा कुछ नहीं है। तो भक्तिकाल में आपको भक्तिकाल का उदय, इसके बारे में आपको जानना है कि भक्ति की उदय कैसे हुई, भक्ति आंदोलन क्या है। तो ये सारी चीज़ आपको सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी की जो बुक बताई मैंने आपको, वो बुक आप पढ़ें। इसके बाद इसमें विभिन्न संप्रदाय हैं, ठीक है। भक्ति काल में विभिन्न संप्रदाय हैं, उसको आप पढ़ लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे ही होते हैं। और ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें बहुत चांसेस हैं कि ये आ सकते हैं इस पेपर में। इसके बाद भक्ति काल में आपने पढ़ा होगा सगुण धारा, निर्गुण धारा, ठीक है। सगुण धारा में कौन कौन से कवि आते हैं, निर्गुण धारा में कौन कौन से कवि आते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मैंने आपसे सवाल किया कि कबीर किस धारा के कवि हैं, तो ये सवाल है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे सगुण धारा, निर्गुण धारा, तो आपको पता रहेगा कि सगुण धारा के कवि कबीर हैं या निर्गुण धारा के। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि कबीर जो हैं वो निर्गुण धारा के कवि हैं। इसके बाद सवाल आते हैं इसमें आगे भी ये सवाल है कि निर्गुण धारा और सगुण धारा जो है, इसमें जो कवियों की जो लिस्ट है यहाँ पर मैंने लिख रखा है ताकि आपको
समझने में आसानी हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे कवियों के नाम लिख रखे हैं, मैंने ये नहीं लिखा है कि कौन सगुण धारा के कवि हैं और कौन निर्गुण धारा के कवि हैं। ये चीज़ें आप अपने ये बुक पढ़िए, उसके बाद आपको फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे भक्ति काल में है कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, रसखान, रहीम, मीरा। तो ये जितने भी कवियों के नाम मैंने आपको गिनवाए हैं, इन सारे कवियों को आप ज़रूर पढ़ें। कबीर को आप पढ़ें, जायसी को पढ़ें, तुलसीदास को पढ़ें, सूरदास को पढ़ें, नंददास को पढ़ें, रहीम को पढ़ें, मीरा को पढ़ें। और इसके साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इनका जन्म कब हुआ। हो सकता है सवाल में आपको पूछ दें कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ। ऐसे मतलब आपने देखा होगा कि हर बुक में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो माना है, आप उसी को ध्यान में रखते हुए जन्म तिथि याद रखें। और साथ में ही आप उनकी रचनाओं को भी याद रखें। जैसे कबीर को आपने पढ़ा तो कबीर का जन्म स्थान, इसके साथ ही आप उनकी रचनाओं को याद रखें जो उन्होंने लिखा है, साखी, सबद, रमैनी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी प्रकार आप जायसी, तुलसीदास, नंददास, सूरदास, इन सब को आप ऐसे याद रखें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव सवाल ज़रूर बनाएं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल बनाएंगे तो फिर आपको बार बार बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप किताबों से वो चीज़ें छांट कर अपने कॉपी में लिख चुके होंगे, जो कि आपको बाद में पढ़ने में काफ़ी आसानी भी होगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो अब बात आती है रीतिकाल की। हमने 2 काल पढ़ लिया है, आदिकाल और भक्तिकाल। इसके बाद हम तीसरे काल पर आते हैं जिसका नाम है रीतिकाल। सबसे पहले है रीतिकाल का नामकरण। हमें रीतिकाल को पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि रीतिकाल को रीतिकाल ही क्यों कहा जाता है। जबकि मैंने आपको बताया था कि आदिकाल को अनेक नामों से पुकारा गया है। उसी प्रकार रीतिकाल में भी अनेक नाम दिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम रीतिकाल ही दिखाई पड़ता है। तो हम आगे इसमें ये देखते हुए चलेंगे कि रीतिकाल में जो कवि हैं वो किस किस धारा के हैं। जैसे कि भक्ति काल में मैंने आपको बताया था, इसमें निर्गुण धारा के कवि हैं और सगुण धारा के कवि हैं। इसी प्रकार इसमें 3 प्रकार के कवि मिलते हैं। पहले हैं रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीतिसिद्ध कवि और तीसरे रीतिमुक्त कवि। अब ये तीनों के बारे में आपको जानना होगा, और इसे जानने के लिए आपको रीतिकाल पढ़ना होगा। और रीतिकाल को पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए मैंने आपको 2-3 किताबों के नाम बताए थे, जो कि मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये किताब है। और दूसरी जो किताब है वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। और बाकी ऑब्जेक्टिव किताब के बारे में मैंने आपको बताया था, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये गोविंद पांडे की। ऐसे उस बुक का पूरा नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये बुक पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको याद करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। हम रीतिकाल में आगे बात करेंगे कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। तो रीतिबद्ध कवि में 2 कवि महत्वपूर्ण हैं, केशवदास और सेनापति। अब केशवदास और सेनापति के बारे में आपको उनकी रचनाओं के बारे में जानना होगा, और उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म स्थान कहाँ है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। इसके आगे है रीतिसिद्ध कवि। रीतिसिद्ध कवि में कौन कौन से कवि आते हैं। जैसे आपके सवाल भी ऐसे आएंगे, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि केशवदास किस रीति के कवि हैं, वो रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिसिद्ध कवि हैं या रीतिमुक्त कवि हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रीतिबद्ध कवि में 2 कवि आते हैं, केशवदास और सेनापति। तो आप जवाब यही लगाएंगे कि केशवदास हैं, वो रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे चलेंगे। रीतिसिद्ध कवि। रीतिसिद्ध कवि में आते हैं बिहारी, देव, भूषण, मतीराम, पद्माकर और गंग कवि। ये 4 से 5 नाम हैं जो कि रीतिसिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। अब इन कवियों के बारे में भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और कब लिखी, उसके सन भी आपको याद करने ज़रूरी हैं। और इसके साथ ही तीसरे जो कवि हैं
उसके अंतर्गत आते हैं रीति मुक्त कवि के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं ये आपको जानना जरूरी है। इसमें भी हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये 4 ही कवि हैं जो रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रीति सिद्ध कवि क्या है, रीतिबद्ध कवि क्या है, रीति मुक्त कवि क्या है, ये तीनों क्या है, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। जो रीति से बंधा हुआ है वो रीतिबद्ध है, जो रीति से बंधा हुआ नहीं है वो रीति मुक्त है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली उन बुक्स में आपको मिल जाएंगी। तो आप बुक्स पे फोकस कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उस बुक्स को समझिए। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको टेक्स्ट पढ़ना, क्योंकि जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे आपको ऑब्जेक्टिव भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि टेक्स्ट से ही ऑब्जेक्टिव सवाल बनाए जाते हैं। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको रीतिकाल के बारे में बताया। और मैं चाहूँगी कि आधुनिक काल पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और आपको समझने के लिए भी एक अलग से टाइम चाहिए, क्योंकि अगर मैं सारे काल को एक साथ समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आधुनिक काल को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो फ़िलहाल इतना ही है। बाकी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए। इधर उधर की वीडियोस के चक्कर में आप ना पढ़ें, क्योंकि आप जब तक बुक्स नहीं पढ़ेंगे आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। आप ये भी ना सोचें कि यूट्यूब पर देखकर हम सवाल और जवाब याद कर लेंगे, तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसका टाइम लिमिट होता है। आप इस साल के लिए आपने ऑब्जेक्टिव याद कर लिया, आप अगले साल के लिए भूल जाएंगे। लेकिन टेक्स्ट पढ़ने पर ये होता है कि उसकी कहानी आपके दिमाग में याद रहती है, और वहीं से आप ऑब्जेक्टिव सवाल हल भी कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बुक्स पढ़ें, और जो 2-3 किताबें मैंने आपको बताई हैं वो आप ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और मेरे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ें और JNU में एडमिशन लें। धन्यवाद।